तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है योगेश। वह ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर बैठा होता है। तभी उसकी नज़र नीचे सीट पर बैठी हुई एक औरत पर पड़ती है। जब वह उस औरत को देखता है तो देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वह नीचे बैठी हुई औरत उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम रागिनी होता है। तकरीबन 6 साल हो चुके होते हैं उनके शादी के बाद तलाक हुए हुए। तब वह नीचे उतरकर उसकी बगल वाली सीट पर जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है, और वह उस लड़के से कहता है कि भाई, आप ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। तब वह लड़का भी मान जाता है। फिर वह रागिनी से पूछता है फिर वह रागिनी को देखता है कि रागिनी बिल्कुल ही दुबली पतली हो चुकी थी, जबकि शादी के समय वह बिल्कुल ही हष्ट पुष्ट थी। इसके बाद रागिनी से पूछता है कि क्या तुमने शादी नहीं की। रागिनी कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। इसके बाद वह रागिनी से पूछता है कि आखिर तुम इस ट्रेन से कहाँ जा रही हो। तब रागिनी कहती है कि यहीं कानपुर में मेरे भाई और मेरे माताजी रहती हैं। अभी माताजी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए जा रही हूँ, और 1-2 दिन में वापस घर लौट जाऊंगी। इसके बाद योगेश और रागिनी की बातें चलती रहती हैं कि तभी एक कुल्फी वाला वहाँ पर कुल्फी बेचने के लिए आ जाता है। तब वह रागिनी से पूछता है कि क्या तुम कुल्फी खाओगी। तब रागिनी कहती है कि नहीं, लेकिन बातों ही बातों में रागिनी मान जाती है, लेकिन कहती है कि मेरी एक शर्त है, और उस शर्त को मानना पड़ेगा तभी मैं कुल्फी खाऊंगी। तो योगेश कहता है कि ठीक है, क्या है तुम्हारी शर्त। तब रागिनी कहती है कि कुल्फी तो हम दोनों खाएंगे, लेकिन उसके पैसे मैं दूंगी। तब योगेश कहता है कि ठीक है, उसके पैसे तुम ही दे देना। और उसके बाद दोनों कुल्फी लेकर खाने लगते हैं, और दोनों के बातों का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और योगेश को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा मन ही मन में पछतावा हो रहा था। फिर उन दोनों का बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर योगेश पूछता है कि आखिर अब तुम करती क्या हो। तब रागिनी कहती है कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, और लगभग 10,000 रुपये महीने मुझे सैलरी मिल जाती है, और मैं उसी से गुजारा कर लेती हूँ। तब योगेश कहता है कि जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था, यानी कि तलाक हुआ था, तब कलेक्टर साहब ने मुझे तुम्हें 30 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उस 30 लाख रुपए को लेने से मना कर दिया था। अगर तुमने उस 30 लाख रुपए को ले लिया होता तो शायद आज तुम एक अच्छा खासा स्कूल खोल लेती, और उस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाती, और उस स्कूल को अच्छे ढंग से चलाती, और एक अच्छा खासा पैसा कमाती। तब रागिनी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। और उन दोनों का बातों का सिलसिला और भी ऐसे ही चलता रहता है। तब योगेश कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैंने पीना भी छोड़ दिया है। तब रागिनी कहती है कि आखिर माँ की तबीयत कैसी है। तब वह कहता है कि माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था, और अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ के मरे कई साल हो चुके हैं। तब रागिनी कहती है कि आखिर माँ की मृत्यु कैसे हुई। मैं जब आई थी तब माँ तो एकदम भली चंगी अच्छी खासी थी। तब योगेश कहता है कि तुम्हारी याद में रो रो कर उनका मौत हो गया। दोस्तों, फिर योगेश कहता है कि इसमें मेरी ही गलती थी, जो मैंने तुम्हें समझ नहीं पाया, और हर एक समस्या का समाधान मैंने दूसरे तरीके से निकाला, और तुम्हें मैंने बार बार टॉर्चर किया, फिर भी तुम मेरा साथ देती रहती थी। लेकिन आखिर तक बात ये तलाक तक पहुंच चुकी है, और इसमें सारी गलती मेरी ही है। इसके बाद बातें करते करते कानपुर रेलवे स्टेशन आ जाता है, और दोनों वहीं पर उतर जाते हैं। फिर योगेश रागिनी से कहता है कि कल तुम्हें कितने बजे वापस आना है। तब रागिनी कहती है कि कल तकरीबन 9 बजे मैं इस रेलवे स्टेशन पर आऊँगी, फिर वापस जाऊँगी। इसके बाद योगेश कहता है कि चलो ठीक है, कल 9 बजे हम दोनों साथ चलेंगे। तुम कहो तो मैं टिकट को रिजर्वेशन करवा देता हूँ।
लेकिन रागिनी कहती है कि नहीं, हम आएंगे और जनरल में ही चलेंगे। इसके बाद योगेश भी अपने काम का शेड्यूल बदल देता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन का समय आता है और इसके बाद वह योगेश, तकरीबन 9 बजे की बात हुई थी और वह 8 बजे ही उस रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। फिर रागिनी वहाँ पर तकरीबन 10 बजे के आसपास आती है। फिर ट्रेन को आने में अभी आधे घंटे बाकी होते हैं। फिर योगेश कहता है कि मैंने 2 टिकट खरीद लिए हैं, प्लीज़ तुम मना मत करना। फिर वहाँ पर अभी ट्रेन को आने में टाइम तो था ही, तो उन दोनों ने कुल्फ़ी खरीदा और फिर कुल्फ़ी को खा रहे थे कि कुछ ही टाइम में ट्रेन आ जाती है। फिर दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर दोनों का बात चालू हो जाता है। फिर योगेश पूछता है कि अब तुम्हारी माँ का तबीयत कैसा है? तब रागिनी कहती है कि अब मेरी माँ का तबीयत ठीक ठाक ही है, इसलिए मैं अब वापस घर जा रही हूँ। तब योगेश कहता है कि अब मैं शराब पीना भी छोड़ दिया हूँ, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। रागिनी मन ही मन समझ रही थी कि इसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है और रागिनी भी चाहती थी कि हम दोनों का मिलन फिर से हो जाए। इसके बाद योगेश और रागिनी में बातें होते रहती हैं। इसके बाद कुछ ही टाइम में रागिनी का रेलवे स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर रागिनी को उतरना होता है, जबकि रागिनी वहाँ पर उतरती ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों को अपना एक नया सफर शुरू करना था। इसके बाद ट्रेन में योगेश और रागिनी की बातें होती रहती हैं। फिर रागिनी कहती है कि तुम्हारे गर्भपात के चक्कर में मैंने 2 बेटों को खो दिया, नहीं तो मेरा एक बेटा 8 साल का और दूसरा बेटा 6 साल का होता। यह बात जैसे ही योगेश सुनता है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि ये बात सही थी। अगर गर्भपात ना कराया होता तो उसका बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा 6 साल का होता। ऐसे ही बातें चलती रहती हैं और रागिनी का रेलवे स्टेशन आ जाता है। लेकिन रागिनी वहाँ पर उतरती ही नहीं है और कहती है कि चलो अब हम लोग मिलकर एक नया सफ़र शुरू करते हैं और एक नई ज़िंदगी बसाते हैं। फिर दोनों आगे ट्रेन में बैठे ही आगे जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद योगेश का रेलवे स्टेशन आ जाता है और वह दोनों वहीं पर उतर जाते हैं। उन दोनों के तलाक हुए लगभग 6 साल हो चुके थे। फिर उन दोनों का ट्रेन में मिलने के बाद प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने से घर परिवार कभी बिगड़ते नहीं हैं। हमारी इस कहानी सुनाने का उद्देश्य एक ही, कि जब भी रहें अपने परिवार से मिलजुल कर रहें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, हम आपको एक और कहानी से हम आपको एक और मज़ेदार कहानी के साथ किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।